जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 भूगोल प्रैक्टिकल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके प्रैक्टिकल के तीसरे, चौथे और पांचवा जो चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको अपना कंसेप्ट समझने में काफ़ी मदद है वो उससे मिल सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, विषुवत वृत्त का मान कितना है? 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अक्षांश, देशांतर और समय पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं। तो विषुवत वृत्त का मान कितना होता है? 0 डिग्री। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य कौन सा कटिबंध होता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन सा होता है? वो है उष्ण कटिबंध, यानी 0 डिग्री और करक और मकर रेखा के बीच में। ये 0 डिग्री विषुवत, करक और मकर रेखा, ये पूरा जो एरिया होता है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से कितना टाइम आगे है ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन पूर्व में हो भी चुके हैं अपने थ्योरी की क्लास में। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है भी। अगला प्रश्न है कि प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में 1 डिग्री देशांतर पर समय कितने मिनट की दर से बढ़ता है? 1 डिग्री देशांतर जब हम चेंज करते हैं तो कितने टाइम का फर्क आ जाता है? 4 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। तो 4 मिनट का फर्क है वो आ जाता है। अगला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतरों को मापते हैं डिग्री में, किलोमीटर में, मील में या फरलांग में? तो किस में नापते हैं? अपने इसको डिग्री में नापते हैं। अगला प्रश्न है छठा, 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं भी? 1 डिग्री में मिनट वही 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, एक ऊपर डैश लगाते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांशों के बीच में दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ना, वैसे भी याद ही है अब तो। 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसको हम कहते हैं 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है कि 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मानक समय रेखा गुजरती है। रायपुर में, दिल्ली से, पंजाब से, मिर्जापुर से। यहाँ एक मिस्टेक प्रश्न के अंदर है, 81 नहीं है ये 82 है भी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये 81.5 नहीं, 82.5 डिग्री अपना भारत का जो मानक याम्योत्तर है। 82.5 डिग्री ये बताना है कहाँ से गुजरती है। तो यूपी से गुजरती है और वो जगह है मिर्जापुर से गुजरती है। विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने टाइम जोन के अंदर विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 24 टाइम जोन के अंदर विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानचित्र प्रक्षेप। अब चौथा जो अपना चैप्टर है उसके क्वेश्चनों के ऊपर, यानी मानचित्र प्रक्षेप का। मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। न्यूनतम उपयोगी कौन सा है? मर्केटर, बेलनी, शंकु या उपरोक्त सभी? तो मानचित्र प्रक्षेप जो विश्व के मानचित्र के लिए कम से कम उपयोगी है वो है शंकु प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां का, एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो और न ही शुद्ध आकार वाला हो और जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती, वो कौन सा होता है? एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो
न ही शुद्ध आकार वाला हो और जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती, तीनों ही चीज सही नहीं है, वो कौन सा होता है? वो है शंकु। शंकु। अगला प्रश्न देखिए, एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा और आकृति शुद्ध होती है, दिशा और आकृति दोनों शुद्ध होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है, वो प्रक्षेप कौन सा है? बेलनाकार, मर्केटर, शंकु या उपरोक्त सभी? तो वो है मर्केटर। तो बेलनाकार, मर्केटर और जो शंकु है, थोड़ा सा इनमें आप डिफरेंस के रूप में याद रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। अभी अपनों ने पहले प्रश्न किया कि जो न समक्षेत्र और न शुद्ध आकार वाला और दिशा भी शुद्ध नहीं होती, वो शंकु है। और यहां हम कह रहे हैं जिसमें दिशा और आकृति शुद्ध होती है लेकिन पोल की ओर से बहुत अधिक विकृत होता है, तो वो मर्केटर है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लंबकोणीय, त्रिविमीय, नोमोनिक या उपरोक्त सभी? तो वो कहलाता है उस टाइम नोमोनिक। नोमोनिक। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस प्रक्षेप में ध्रुव नहीं दर्शाए जा सकते? किस प्रक्षेप के अंदर पोल है वो नहीं दर्शाए जा सकते? एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बेलनाकार समक्षेत्रफल में, दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेपों में, मर्केटर में। किस में नहीं दिखाया जा सकता भैया? क्या होगा इसका सही उत्तर? वो है मर्केटर में। मर्केटर में। अगला प्रश्न देखिए, यथाकृतिक प्रक्षेप है। यथाकृतिक प्रक्षेप है किस प्रकार का है? ऑप्शन देखना चाहें तो देख लीजिए। यथाकृतिक प्रक्षेप वो है मर्केटर प्रक्षेप। आप समझते हो ना, अभी मानचित्र, हम इस पर आधारित मानचित्र के जो प्रक्षेप है उसके ऊपर ये अपनी चौथी जो यूनिट है उस पर बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये एक गोलाकार सतह को, एक कोई गोलाकार सतह है जैसे अपनी पृथ्वी होगी, इसको समतल सतह पर स्थानांतरित करने की एक मेथड है। ये गोलाकार कोई चीज होती है उसको समतल के ऊपर स्थानांतरित करने की एक मेथडोलॉजी है, और इसे किसी भी सुविधा वाली मापनी पर गोलाकार पृथ्वी या इसके किसी अंश की अक्षांश, समानांतर, देशांतर, यामोत्तर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर स्थानांतरित करने का कार्य है वो इसमें किया जाता है। अब बात ये भी आती है, भी मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्लोब पर जो होते हैं हम बड़ी पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर छोटे स्थानों का विवरण को समझने में, देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम मानचित्र प्रक्षेप का इस्तेमाल है वो करते हैं। तो समझ रहे हो ना? चलिए, यथाकृतिक प्रक्षेप के इस प्रश्न के बाद मार्केटर प्रक्षेप के बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय फसलों का वितरण दिखाया जाता है। उष्णकटिबंधीय फसलों का वितरण दर्शाया जाता है, किसकी सहायता से दर्शाते हैं भाई? किसकी हेल्प लेते हैं? ऑप्शन देखिए, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो वो है बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप से उष्णकटिबंधीय फसलों का वितरण दर्शाया जाता है इसकी सहायता से। अगला प्रश्न है कि समुद्री धाराओं, पवनों की दिशा, वर्षा वितरण दर्शाया जाता है। इस चीज को दर्शाने में किस प्रकार का प्रक्षेप है वो हम काम में लेते हैं, और वो है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न देखिए 19वां, नर्मदा नदी घाटी को प्रदर्शित किया जाएगा किसकी सहायता से? नर्मदा नदी घाटी है उसको हमें प्रदर्शित करना है, तो वो कौन सा इसमें उचित रहेगा? तो वो रहेगा एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से। एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से। तो आपने प्रक्षेप देखे हैं, तो एक बार उनमें मेन,
क्योंकि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप निकालोगे, फिर वापस थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा सा भी अगर आप गौर कर लेंगे तो आप समझेंगे भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से बहुत हेल्प मिलती है कंसेप्ट को अच्छे से समझने में। विश्व में वर्षा के वितरण को मानचित्र में दर्शाने हेतु क्या उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। विश्व में वर्षा के वितरण को मानचित्र में दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है मर्केटर प्रक्षेप का, मर्केटर प्रक्षेप का। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के स्रोत के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है, तो ये सारे ही हैं भी प्रकार, तो नौमोनिक प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सारे ही उसके प्रकार हैं। भूमंडलीय गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है, तो सम क्षेत्र प्रक्षेप है, यथाकृतिक है, दिंगशीय प्रक्षेप है, उपरोक्त सभी, तो ये इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा, सारे ही हैं। विकासनीय पृष्ठ के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है, तो बेली प्रक्षेप पढ़े हैं, शंकु प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप, उपरोक्त सभी, तो ये भी सारे ही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है कि बनाने की तकनीक के आधार पर प्रक्षेप का प्रकार है। संदर्श है, असंदर्श है, रूढ़ है, उपरोक्त सभी है, तो ये भी हो गया, सभी है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला की मापनी होती है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला की मापनी कौन सी होती है? ये देखिए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सी रखी जाती है? तो 1:10 लाख से 1 लाख 2.5 लाख, तो यानी कौन सी हो जाएगी इसके अंतर्गत? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सा ध्यान ही रखना है इनका, तो आप सीरीज ध्यान रख ले बस। ये है अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला की मापनी। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखा दूर दूर होने पर ढाल होता है। समोच्च रेखा दूर दूर होने पर ढाल क्या रहेगा? ढाल है वो समान रहेगा भाई, ढाल समान रहेगा या मंद? समोच्च रेखा दूर दूर होने पर ढाल मंद रहेगा भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये समान नहीं रहेगा, ढाल क्या हो जाएगा? मंद। समोच्च रेखा दूर दूर होने पर ढाल है वो मंद रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मापनी पर भारतीय स्थलाकृतिक पत्रक तैयार नहीं किए जाते? किस मापनी पर भारतीय स्थलाकृतिक पत्रक है वो तैयार नहीं किए जाते, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा मापनी का हम इस्तेमाल नहीं करते? तो वो है 1:2500 वाला, इसका इस्तेमाल नहीं करते। अभी अपनों ने समोच्च रेखा के बारे में भी क्वेश्चन देखे, भी समोच्च रेखाएं हैं, मतलब क्या था उसका? समान ऊंचाइयों वाले स्थान को दर्शाती है। पास पास खींची अधिक घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को, और दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखाएं हैं वो मंद ढाल को प्रदर्शित करती है। ये चीजें क्लियर कर ली अपनों ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उपांत सूचना नहीं है। निम्न में से उपांत सूचना नहीं है, क्या होगा इसका सही आंसर? मापनी है, शीट संख्या है, विस्तार है, कौन सा नहीं है भी? तो बस्ती नहीं है, बस्ती उपांत सूचना है वो नहीं है। अगला है कि निम्न में से ढाल का प्रकार है। ढाल के प्रकार हैं तो कौन सा होगा? तो मंद ढाल है, उत्तल ढाल है, अवतल ढाल है, उपरोक्त सभी, तो सारे ही ढाल के प्रकार हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, जब उच्चावच स्थलाकृति का निचला भाग मंद ढाल वाला एक ऊपरी खड़े ढाल वाला है तो उसे क्या कहेंगे? जब उच्चावच है स्थलाकृति का निचला भाग मंद ढाल वाला और ऊपरी भाग खड़े ढाल वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे?
खड़ी ढाल, अवतल ढाल, उत्तर ढाल या मंद ढाल, तो वो कहलाएगी अवतल ढाल कहलाएगी भी, अवतल ढाल। अगला प्रश्न देखिए कि मानचित्र पर ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, मानचित्र पर ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो आपने +2 के अंदर भी ये सारी चीजें क्लियर होती है, सहत बस्ती, परकीर्ण बस्ती, रेखिक बस्ती, तो ये सारी ही ग्रामीण बस्तियों के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि बस्तियों के चुनाव को निर्धारित करने वाले कारक है, भी लोग अपने घर कहाँ बसाएंगे, जहाँ भोजन की सुविधा मिल जाए, जहाँ जल स्रोत आसानी से मिल जाए, उच्चावच की प्रकृति और उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये थे आज के अपने 32 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, यानी कंसेप्ट को सीखने के लिए। प्रैक्टिकल वाली बुक के 3 चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां है, उसको हमने थोड़ा सा क्वेश्चनों के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चनों के माध्यम से किसी को अगर प्रैक्टिकल के कंसेप्ट में दिक्कत है तो वो ये समझ जाएगा बच्चा भी हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। यूँ नहीं है भी कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपकी समझ से बाहर हो, बस आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले भी हैशूर क्या है, हैशूर क्या है, तो मानचित्र पर जो समान ऊंचाई वाली रेखाएं होती है, जैसे समोच्च रेखाएं को लंबवत काटती हुई महत्तम ढाल की दिशा में खींची गई छोटी सरल रेखाएं होती है, और ये भूमि के ढाल में अंतरों का बोध भी हमें कराती है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।